Hey guys, this is नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है सभी का क्यूट्रिक्स 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पे। और इस सीरीज में हम लोग मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सभी को पता है। तो इसलिए हम लोगों ने अभी फ़िलहाल शुरुआत मैथ से करी है। एक बार डीएलएड 2024 का नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग सारी क्लासेस यानी जितने भी बाकी आपके सब्जेक्ट हैं उसकी प्रिपरेशन क्यूट्रिक्स 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है हमसे। एक व्यापारी सामान खरीदने में 20% की बेईमानी तथा उसे बेचने में 30% की बेईमानी करता है, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो जाता है। अगर कोई क्लासेस को एकदम शुरू से देख रहा है तो मैंने हमेशा बताया है कि जहाँ पे 2% हो और एक प्रॉफिट हो दूसरा लॉस हो, या दोनों प्रॉफिट हो या दोनों लॉस हो, तो उस केस में अगर उन दोनों परसेंटेज के इक्वलेंट हमें 1% की वैल्यू निकालनी है तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। और यहाँ पे जो प्लस और माइनस है रिस्पेक्टिवली, प्लस जो है आपका लाभ और जो माइनस है वो हानि को दिखाता है, यानी जो प्लस है वो प्रॉफिट और जो माइनस है वो लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखो ये समझ लो कि बेईमानी का मतलब होता है फायदा। ठीक है, तो अगर सामान खरीदने में उसने 20% की बेईमानी करी है तो ये 20% ने अपना यहाँ पे फायदा कमाया है, और बेचने में 30% की बेईमानी करी है तो यहाँ पे उसने 30% का फायदा कमाया, यानी बोथ आर प्रॉफिट है, दोनों के दोनों प्रॉफिट है। ठीक है, दोनों के दोनों प्रॉफिट है। तो रखते हैं फॉर्मूले में, दोनों के दोनों अगर प्रॉफिट है तो हो जाएगा +20 +30 और प्लस इंटू प्लस आपका प्लस होता है 3 दूनी 6 0 अपॉन 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए और ये हो जाएगा 3 और 2 50 और प्लस का 6, यानी कितना हो जाएगा 56। कितना हो गया 56, यानी टोटल जो उसको प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो होगा 56%, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो जहां पर भी 2% से हमें 1% वैल्यू निकालनी हो, चाहे दोनों परसेंटेज में प्रॉफिट हो या दोनों में लॉस हो या एक में प्रॉफिट एक में लॉस हो रहा हो, तो आपको वहां पे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 लगा देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन एवं 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों बारी बारी से एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करना शुरू करते हैं, जिसमें पहले दिन का कार्य बी करता है। इस प्रकार कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो ये टाइम एंड वर्क का है आपका। तो अगर देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के, हालांकि मैं यहाँ पे बिल्कुल डीप में बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम एंड वर्क को बेसिक से पढ़ना पहले चाहिए। तो बेसिक से पढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टाइम एंड वर्क का लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का। उसमें 3 या 4 वीडियोस होंगे, उनको शुरू से लेकर एंड तक पढ़िए। आप डेफिनेटली टाइम एंड वर्क को बहुत इजीली करना सीख जाएंगे, आपको बुक वाले मेथड से चलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, चलिए ध्यान दीजिए। ए और बी क्रमशः 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं, यानी ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी जो है उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों बारी बारी से एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करना शुरू करें। तो ये करने से पहले हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम अगर हम देखें तो 60 आपका एलसीएम हो जाएगा, 15 4 जा 60 और 23 जा 60। अब ये क्या कर रहा हूँ ये जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखना चाहिए, हालांकि मैं यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ। देखो ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी सेम वर्क को 20 डेज में कर सकता है। अगर तो टोटल 15 और 20 डेज में कर सकता है तो इन दोनों का जो एलसीएम होता है वो हमारा टोटल वर्क हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, यानी 60 जो है हमारा टोटल वर्क है। तो अगर ए 60 यूनिट काम को 15 दिन में कर सकता है तो एक दिन में वो कितने यूनिट काम कर रहा है, 4 यूनिट काम करेगा, तभी तो 15 4 जा 60 होगा। उसी तरह बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 4 यूनिट, 3 यूनिट काम करेगा, तभी जो है वो 20 दिन में 60 यूनिट काम को खत्म करेगा। अब वो कह रहा है कि दोनों बारी बारी से एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करना शुरू करते हैं, यानी ऑल्टरनेट डेज में वो काम करते हैं। यानी शुरुआत बी से होती है, यानी पहले बी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर तीसरे दिन बी, फिर चौथे दिन ए, फिर पांचवें दिन बी, फिर छठे दिन ए, ऐसे जो है काम चलता है। तो हमें क्या करना है, ए जो है पहले बी ने काम किया, यानी पहले दिन केवल 3 यूनिट काम हुआ, फिर अगले दिन ए ने काम किया तो अगले दिन सिर्फ 4 यूनिट काम हुआ, फिर बी ने किया फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट। तो हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस भी मैंने नीचे करा रखे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें पेयर बनाना है, 2 दिन का पेयर। हमें ये देखना है कि 2 दिन में कितना यूनिट काम हुआ है।
तो हम ये देख पा रहे हैं कि 2 डेज यानी 2 दिन में जो है 4 और 3 7 यूनिट काम हुआ है। कितना यूनिट काम हुआ है? 7 यूनिट काम हुआ है। तो अगर 2 दिन में 7 यूनिट काम हुआ है तो अब आपको 7 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 7 8 जा 56 होता है। 7 8 जा 56 होता है। हम 7 की टेबल पढ़ी, 60 से जस्ट पहले वाले में हम रुक गए। तो 7 8 जा 56 होता है, यानी अगर हम करें कि 56 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा? 7 8 जा 2 8 जा 16 डेज, यानी 16 दिनों में 56 यूनिट काम हो जाएगा। समझो इस बात को ना, अगर 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा? 7/2 यूनिट काम होगा। तो 16 दिन में कितना काम हो जाएगा? 56 यूनिट काम हो जाएगा। तो 2 दिन में अगर 7 यूनिट काम हुआ है तो 16 दिनों में 56 यूनिट काम हो गया। ठीक है, तो अब 56 यूनिट काम 16 डेज में हो गया। अब मान लो कि ऐसे बी ए का पेयर बनते गया, पेयर बनता गया, 16 दिन हमारे पूरे हो गए, 56 यूनिट काम हो गया। अब कितना यूनिट काम बचा? 4 यूनिट काम और बचा हुआ है, क्योंकि टोटल 60 है तो 56 हो गया। तो ऐसे करते करते हो गए। फिर बी आएगा 17वें दिन, 17th डे में बी आया, बी ने फिर 3 यूनिट काम किया। ठीक है, अब 18वें दिन के लिए 18th डे के लिए ए काम करेगा, तो ए के लिए कितना काम बचा? ए के लिए जो काम बचा, क्योंकि टोटल 4 यूनिट बचा था, ए के लिए केवल कितना बचा? 1 यूनिट काम बचा। 1 यूनिट काम बचा, तो 1 यूनिट काम बचा और 1 यूनिट काम बचा, तो ये हो जाएगा 1/, क्योंकि 60 है तो 3 यूनिट है, तो नहीं 4 में से 1 यूनिट काम उसका बचा हुआ है, तो 1/4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 16 दिन ये हो गए, 17 दिन, तो 17 1/4 आपका आंसर हो जाएगा, 17 1/4, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हुआ है, हो सकता है डाउट हो, क्योंकि इससे पहले ना जो ये ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत डीप वाले होते हैं, इससे पहले आपको बेसिक करना चाहिए। तो पहले जाके मैं रिकमेंड करूंगा टाइम एंड वर्क में जाके उनको पढ़ो, तो ज्यादा आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा, किसी परीक्षा में एक छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, तथा वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 45% अंक प्राप्त होते हैं और उसे प्राप्त अंक पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 5 अधिक प्राप्त हैं। तो अधिक, देखो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे ना लैंग्वेज को मतलब आपको कंफ्यूज किया गया है, बहुत कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज बनाई गई है। दिस इज क्वाइट इजी। 2 बच्चे हैं, एक को 40% मार्क्स मिले हैं, ठीक है, और वो 20 नंबरों से फेल हो गया। एक को 45% मार्क्स मिले हैं और उसको जस्ट पासिंग मार्क्स से 5 नंबर ज्यादा मिल गए। हमें क्या बताना है? परीक्षा का पूर्णांक बताना है। तो हम ये मान के चलेंगे कि परीक्षा का पूर्णांक 100% है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। अगर आप कोई बुक वगैरह देखेंगे तो वहां पे एक्स एज्यूम करके किया होगा, बट हमें एक्स वगैरह एज्यूम नहीं करना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, दोनों ही बच्चों को, दोनों ही छात्रों को जस्ट पास करवाना है। देखो इसको 40% मार्क्स मिले और 20 नंबर से फेल हो गया, मतलब इसको अगर हम 20 नंबर और दे दें तो ये जस्ट पास हो जाएगा। सिमिलरली इसको 45% मिले हैं और 45% में 5 नंबर अधिक हैं जस्ट पास से, यानी इसमें से अगर मैं 5 नंबर माइनस कर दूं तो इसका मतलब ये भी जस्ट पास हो गया, ये भी जस्ट पास, ये भी जस्ट पास, यानी दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, है ना। तो परसेंटेज को एक साइड कर दो और इसको एक साइड कर दो, तो ये हो जाएगा 20 + 5 इज इक्वल्स टू 45% माइनस 40%। तो ये हो जाएगा 5% इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो 5% की वैल्यू अगर 25 है तो 1% की वैल्यू आपकी 25/5 हो जाएगी, और 5 यानी 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 500। ठीक है, 500 आपकी हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसी अप्रोच से हमें करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 3 है, दहाई और इकाई अंकों का अनुपात 2:3 है, वह संख्या क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। जो उन संख्याओं का अंतर है वो 3 है, दहाई और इकाई यानी यूनिट डिजिट और 10th डिजिट, जो अनुपात है वो 2:3 है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि इकाई का अंक जो है यानी जो यूनिट डिजिट है वो 3x हो गया, और जो 10th डिजिट हो गया यानी दहाई का अंक हो गया वो 2x हो गया। क्या बोला गया कि इन दोनों का अंतर कितना है? 3 है, यानी 3x - 2x की वैल्यू आपकी 3 हो गई, यानी x की वैल्यू भी आपकी 3 हो गई। अगर x की वैल्यू 3 है तो जो आपका यूनिट डिजिट का नंबर है वो हो गया 3 3 9, और जो 10th डिजिट हो गया वो हो गया 3 2 6, यानी आंसर हो जाएगा आपका 69। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। आज थोड़ा सा मैं स्पीड में क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, है ना, थोड़ा समय की कमी है आज, इसीलिए मैं बहुत क्विकली जो है क्वेश्चंस आपको समझा रहा हूँ। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी दिक्कत के केस में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है तीन संख्याओं का योग 143 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तीसरी संख्या पहली की एक तिहाई है, तो दूसरी संख्या क्या है? देखिए ध्यान से, हमारे पास तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो क्या बोला गया कि पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है तथा तीसरी संख्या पहली की एक तिहाई है। ठीक है, तो बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है ना, क्योंकि दोनों को ही पहले से कंपेयर किया, पहली संख्या को दूसरे से भी कंपेयर किया गया है और पहली संख्या को तीसरी से भी कंपेयर किया गया है, तो ऐसे में निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हम कुछ ना कुछ करेंगे। पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है, मतलब अगर दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी, तथा तीसरी संख्या पहली की एक तिहाई है, तो तीसरी संख्या वो पहले की एक तिहाई है, यानी 2x/3 हो गई। और इनका योग कितना है? 143 है, यानी 2x प्लस x प्लस 2x/3 इज इक्वल टू 143। ठीक है, अपॉन में 1 अपॉन में 1 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 6x प्लस 3x प्लस 2x। ये सबको समझ में आ गया होगा, एलसीएम ले लिया हमने 3, ये हो जाएगा आपका 143। 6 और 3 9 और 2 आपका हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 143 इंटू 3। x की वैल्यू हो जाएगी 143 इंटू 3 अपॉन 11। 11 से कट करेंगे, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, यानी x की वैल्यू आपकी हो गई 39। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया दूसरी संख्या क्या है। ये दूसरी संख्या को हमने x ही एज्यूम किया था, यानी हमारा आंसर आ गया है x इज इक्वल टू 39, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी गांव में पुरुष महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 5:4:3 है। यदि 60% पुरुष, 40% महिला तथा 80% बच्चे साक्षर हैं तो निरीक्षरों का प्रतिशत क्या है? बहुत ही अच्छा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, क्योंकि कंफ्यूज बड़ा करता है ये क्वेश्चन। क्योंकि देखो रेशियो दे रखा है आपको पुरुष महिला और बच्चों का, यानी पुरुष महिला और बच्चे। अब आपको ना यहाँ पे दे रखा है 5 4 और 3, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे x मान लेते हो, है ना। x मत मानो, x मानोगे तो चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी। हमें x नहीं मानना है, हमें क्या करना है, कोई x की वैल्यू मान लो, जैसे 100 मान लेते हैं। तो अगर x की वैल्यू 100 है तो हम मान के चल रहे हैं कि पुरुष 500 हैं, महिलाएं 400 हैं और जो बच्चे हैं वो 300 हैं। ठीक हो गया। क्या बोला गया कि 60% पुरुष जो है क्या है? साक्षर हैं। 60%, तो टोटल, अच्छा सबसे पहले टोटल लोग कितने हो गए? टोटल लोग हो गए आपके 5 4 9 10 11 1200, 1200 पीपल टोटल हो गए। ठीक है, अब पुरुषों में 60% साक्षर है तो निरक्षर कितने होंगे? 40% होंगे। देखो ध्यान से, 60% आपके साक्षर हो गए तो ये आपके निरक्षर कितने हो जाएंगे? 40%। साक्षर अगर 60 है तो ये 40 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम 60% निकाल के माइनस नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे 40% निकाल देंगे, क्योंकि हमें निरक्षरों का प्रतिशत बताना है। हम अपना काम क्यों बढ़ाएं? तो 40% का क्या मतलब हो जाएगा? 5 चक्को 20, यानी 200 पुरुष निरक्षर है। सिमिलरली यहाँ पे 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो 60% क्या होंगे? 40-60% निरक्षर होंगे। 6 चक्को 24, यानी 240 आपके निरक्षर हो। बच्चों में भी वही केस है, 80% साक्षर हैं, यानी 20% निरक्षर होंगे, यानी 3 दूनी 6, यानी केवल 60 बच्चे जो है यहाँ पे निरक्षर होंगे। तो टोटल नंबर 1200 और जो निरक्षर का संख्या होगा वो होगा 200 और 200 400 और 100 500। अब 1200 में से जो 500 है, अब देखो अगर इसको आप 5 4 3 मानते या x मानते तो कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता, पॉइंट में आ रहा होता आपका, है ना। या अगर आप x नहीं भी मानते, 5 मान रहे होते, तब भी चीजें यहाँ पे पॉइंट में आती। ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाती। जैसे यहाँ पे 6 वाला ही 60 नहीं आता। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है कि निरक्षरों का प्रतिशत, यानी 500 1200 का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, सिंपल है, यानी 500 1200 का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब क्या है कि 1200 का x प्रतिशत हम मान लेते हैं कि 1200 का x प्रतिशत बराबर 500, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी 500 इंटू 100 अपॉन 1200। 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, तो ये आप इसको आप कट करेंगे। अब हम तो इसको कट किससे करेंगे? 4 से कट कर दो, 4 3 12, 4 25 100, तो ये आपका हो जाएगा 25 पंजे 125/3, 125/3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम तोड़ लेते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए 3 चक्को 12,
ठीक है, और 3 एक कम 3, 4 5, 2/3, यानी 41 2/3 यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है, जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो आज मैंने थोड़ा सा क्विक क्लास ली है, क्योंकि थोड़ा सा आज कुछ जल्दीबाजी है, आप ये मान सकते हो। तो कोई बात नहीं, होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस बड़े आसान थे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।